बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में कंस्ट्रक्टर टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम कॉपी कंस्ट्रक्टर देखेंगे, होता क्या है। देखो, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, इसका जो काम होता है, काम क्या है इसका काम है डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज कराना किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से। हमारी बात, एक ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर करेंगे और इनिशियलाइज कराएंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, इसको हम मतलब डिक्लेयर कैसे करते हैं कि भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने इनिशियलाइज करवाना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो जैसे मान लेते हैं कि भाई ये अपनी जो क्लास है वो सैंपल है। ठीक है, इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कैसे करूंगा? मेन के अंदर मैं लिख दूंगा सैंपल एस, इसका नाम दे दिया मैंने कुछ भी ऑब्जेक्ट का। मान लिया कि अपने पास एक और ऑब्जेक्ट है S1। S1 अपने पास पहले से क्रिएटेड एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने करना क्या है, मैंने S को इनिशियलाइज कराना है विद द हेल्प ऑफ S1। तो मैं कैसे करूंगा? मैं सिंपली इसको ब्रैकेट में S1 लिख दूंगा। तो ये चीज क्या काम करेगी? ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। इसका हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर किस नाम से होगा? सैंपल नाम से। अब मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है। ठीक है, तो इसको मैं रिसीव करूंगा। रिसीव कैसे करूंगा? किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? सैंपल क्लास का %, और ऑब्जेक्ट का नाम मान लिया, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, ओबीजे या ओबी। यहाँ हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इसके अंदर वो रिसीव कर लेगा। एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने का दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से। वो क्या है? जैसे सैंपल क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एस, इसको मैं इनिशियलाइज कराता हूँ S1 से। इस तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी मेंबर है S1 के, मान लिया इसके पास दो मेंबर X और Y, तो ये क्या करेगा, इसके X की वैल्यू, S1 के जो X है उसकी वैल्यू S के X में डाल देगा, और S1 के जो Y की वैल्यू है ये S के Y में डाल देगा। इसकी वैल्यू आएगी इसके अंदर और इसकी जाएगी इसके अंदर। समझ में आ रही है बात? लेकिन हम इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बोलेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट, इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बोलेंगे। लेकिन काम वही कर सकता है ये भी, लेकिन हम इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। जो इक्वल साइन है, इसका इसका काम क्या होता है कि भाई ये ओवरलोड कर रहे हैं हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना आपका, ओवरलोडिंग आगे आएगा आपका टॉपिक, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम ओवरलोड कर रहे हैं, दैट्स इट। अभी के लिए इतना समझो। तो चलो एक प्रोग्राम देख लेते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का। मान लेते हैं कि भाई अपने जो क्लास है वो है सैंपल, और मेरा कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इंट। मान लेते हैं कि भाई एज, कुछ भी वेरिएबल का नाम लिया है। और जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आपका पब्लिक सेक्शन के अंदर होता है। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि भाई एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर का नाम मैं क्लास के नाम से ही दूंगा, सैंपल। और मान लिया कि भाई आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, मान लिया इसका नाम दे देते हैं हम इंट एक्स।
और मैं इसकी बॉडी भी डिफाइन कर देता हूँ। मैं एज के अंदर एक्स की वैल्यू डाल दूंगा। मैं एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ, मान लेते हैं ये क्रिएट कर रहा हूँ मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सैंपल %, मान लिया ये ओबीजे में यहाँ पर आर्गुमेंट का नाम दे देता हूँ। इसकी बॉडी मैं बाद में क्रिएट करूँगा। वो एक डिस्प्ले हमने बेसिकली आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए, और इसके अंदर मैं सी आउट करवा देता हूँ एज को। ये मेरी क्लास होगी कंप्लीट। अब मैं मेन क्रिएट करूँगा। मेन के अंदर सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा सैंपल क्लास का, मान लेते हैं कि भी S1, और इसके अंदर वैल्यू पास कर देता हूँ 100। ये क्या काम करेगी ये स्टेटमेंट आपके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। कंस्ट्रक्टर कौन सा, ये वाला, क्योंकि आपने इंटीजर पास किया है। यहाँ x की वैल्यू आ गई आपकी 100 यहाँ, और एज के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी x की, मतलब एज की वैल्यू भी अब हो गई 100। मतलब जो S1 का जो x एज है इसकी वैल्यू हो गई आपकी 100। समझ आ रही है बात। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सैंपल क्लास का S2। इसको मैं क्रिएट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ S1। अब ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर देखो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है, तो ये अपने कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी। ये मैच करेगा ना भाई, आर्गुमेंट किसके साथ मैच हो रहे हैं, इसके साथ मैच हो रहे हैं, इसको कॉल कर देगी। अब होगा क्या, जो ये डिस्प्ले ये वाला कंस्ट्रक्टर है, ये वाला, इसकी हम आप बॉडी डिफाइन करेंगे। अब मैं लिखता हूं अगर एज इक्वल टू, यहां पर देखो ओबीजे क्या है, ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है जो मैं यहां से पास कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, S1। अब मैं S1 की एज को S2 की एज में डालना है। अगर मैं यहां लिखता हूं एज, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाली एज S2 की है या S1 की है, या फिर ये वाली जो एज है ये S1 की है या S2 की है। तो यहां पर मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट एज। तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाली एज है ये ओबीजे की है। ओबीजे में क्या है, S1, मतलब S1 की एज, S1 की एज की क्या वैल्यू है 100। और जिस आप मतलब वेरिएबल के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया मैंने, इसका मतलब क्या है, वो वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट से मैंने इसको कॉल किया है उसका है। अब एज के इस एज के साथ मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, तो ये किसका है, किससे हमने इसको कॉल किया है, मतलब S2 का। उम्मीद है सबको समझ में आई ये बात। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इसने क्या काम किया, इसने मैंने लिखा मैंने एज इक्वल टू ओबीजे डॉट एज। ओबीजे डॉट एज की वैल्यू क्या है, S1 डॉट एज के इक्वल। S1 डॉट एज क्या है 100। तो एज के अंदर क्या वैल्यू आ गई 100, और एज किसकी एज है, ये S2 की।
मतलब S2 की एज के अंदर भी 100 वैल्यू आ गई। समझ में आ रही है बात? अब मैं इसको डिस्प्ले करवा दूंगा अपना S1 डॉट डिस्प्ले और S2 डॉट डिस्प्ले। देखो यहाँ पर भी मैंने कोई ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लगा रखा, सिर्फ एज लिख रखा है। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पर? क्योंकि मैं जिस ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल करूंगा ये एज उसी की है। इस केस में जब मैं इसको कॉल करता हूँ S1 डॉट डिस्प्ले, तो ये एज S1 की एज होगी। जब मैं S2 डॉट डिस्प्ले कॉल करता हूँ तो ये वाली एज S2 की डिस्प्ले है, S2 की एज होगी। तो दोनों के केस में ये 100 और 100 आउटपुट प्रिंट करवा देगा। बात समझ में आई सबको? किसी को कुछ डाउट हो तो इसमें पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद हम डिस्ट्रक्टर देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में।